कक्षा 8 गणित आज हम हल करने वाले प्रश्नावली 7.2 को। इस प्रश्नावली में बट्टा से संबंधित प्रश्न पूछेगा और साथ साथ यहाँ पे कर से संबंधित आपको प्रश्न पूछेगा, है ना, बिक्री कर से संबंधित। तो पहले हम लोग इन दोनों को समझते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर बट्टा क्या होता है, बट्टा ज्ञात करना। यहाँ पे किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं ना। मान लेते हैं कोई भी आप कपड़ा खरीदने गए और उस पर बता दिया कि मान लेते हैं उसका जो भी मूल्य है उस पर जो भी अंकित मूल्य रहेगा उस पर बोल दिया कि 10% का छूट है, या फिर बोल देगा 15% या 20%। वह जितना भी परसेंट का छूट दे देगा उसी छूट को बोलते हैं बट्टा। तो कोई भी वस्तु रहेगा यदि उस पर आपको छूट प्राप्त हो रहा है या समझ लीजिए कि बट्टा प्राप्त हो रहा है, दोनों बात सेम ही है। यदि आपको किसी वस्तु पर छूट प्राप्त हो रहा है तो उस पर जो भी वस्तु रहेगा उस पर जो भी अंकित मूल्य रहेगा उससे कम दाम में ही आपको वस्तु प्राप्त होगा, है ना। और बट्टा आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर बट्टा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर अंकित मूल्य, वस्तु पर जो भी मूल्य अंकित है उसमें से आप विक्रय मूल्य घटा देंगे। विक्रय मूल्य वही मूल्य हो जाएगा जो कि आपको जो भी ग्राहक रहेगा और जो भी विक्रेता रहेगा, विक्रेता ने ग्राहक को जितना रुपए में दिया, है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई वस्तु था उस पर अंकित मूल्य 100 रुपया था और विक्रेता ने ग्राहक को उसे 80 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर आप घटा देंगे अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे 100 में से 80 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको 20 रुपये का छूट प्राप्त हुआ, है ना। तो कोई भी प्रश्न रहेगा तो हम लोग बट्टा इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। साथ साथ आपको प्रतिशत में प्रश्न पूछेगा तो हम लोग उसको भी ज्ञात कर देंगे, ठीक है। यदि वस्तु का आपको बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना रहेगा, मतलब कितना प्रतिशत छूट ज्ञात करना रहेगा, तो इसको आपको हमेशा अंकित मूल्य पर ही ज्ञात करना होगा। उदाहरण के लिए एक प्रश्न आपको दे देगा, जैसे यहाँ पर 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 में बेची जाती है, बट्टा है और बट्टा प्रतिशत कितना होगा यह आपको बताना है। वस्तु पर अंकित मूल्य 840 रुपया था और वस्तु को बेचा कितना रुपये में गया, 714 रुपये में बेचा गया, है ना। तो अंकित मूल्य में से यहाँ पर वस्तु को जितना रुपये में बेचा गया, ठीक है, विक्रय मूल्य घटा देंगे, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो वहीं आपको बट्टा प्राप्त हो जाएगा, छूट प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर 840 रुपये में से 714 रुपये घटाने पर 126 रुपये मिला, है ना। तो बट्टा मिला आपको 126 रुपया और ये कितना प्रतिशत छूट है, तो इसको क्या कर देंगे, देखिए बट्टा इस प्रकार से ज्ञात होगा, बट्टा बराबर 126 बटा 840 लिख दिया गया। तो जो यहाँ पे 840 है यह क्या है, यह अंकित मूल्य है, ठीक है। अंकित मूल्य पर ही हमेशा आप बट्टा ज्ञात करेंगे, है ना। बट्टा प्रतिशत यदि ज्ञात करना रहेगा तो आप हमेशा अंकित मूल्य पर ज्ञात करेंगे, है ना। उस पर नहीं ज्ञात करेंगे जिस पर वस्तु बेची गई, है ना, विक्रय मूल्य पर नहीं। हर में 840 को रख दिया गया अंकित मूल्य को, और यहाँ पे जितना का छूट मिला हो, बट्टा मिला, उसको अंश में रख दिया गया, गुणते यहाँ पे 100% कर दिया गया। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत बट्टा प्राप्त हुआ, है ना, जो कि यहाँ पर 15% आपको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु का यदि हम लोग को बट्टा ज्ञात करना रहेगा तो सिंपल हम लोग इस नियम को याद रखेंगे, अंकित मूल्य में से हम लोग विक्रय मूल्य घटाकर जो भी वस्तु रहेगा उसका हम लोग बट्टा या छूट ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से हो गया। यदि कोई वस्तु का यदि हम लोग को ज्ञात करना रहेगा बट्टा प्रतिशत, तो हम लोग क्या कर देंगे, अंकित मूल्य को हर में रखेंगे और यहाँ पर जितना उसको बट्टा मिला, छूट मिला, उसको अंश में रखेंगे और गुणते यहाँ पे 100% कर दिया गया। तो आपको जो भी वस्तु रहेगा उसका हम लोग बट्टा प्रतिशत इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो इस नियम को भी, मतलब यहाँ पे इन दो नियमों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे का और हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लिख दें बिक्री कर। बिक्री कर क्या होता है, कोई भी वस्तु को यदि बेचा जाता है तो उसको उस पर भारत सरकार जो भी टैक्स लेती है उसको बोल देते हैं बिक्री कर, है ना। या फिर इसे बोल देंगे वैल्यू एडेड टैक्स, वैट भी बोलते हैं, माल और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी कहते हैं। यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू होता है ना। तो यहाँ पे भुगतान आप कितना करेंगे, मान लेते हैं कोई वस्तु है, वस्तु को आप जितना भी रुपए में खरीदेंगे ना, मान लेते हैं कि 100 रुपये में आपने खरीदा और यहाँ पे बिक्री कर फिर उसमें आपको अलग से देना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं ये जो कि आपको प्रतिशत में दिया रहेगा, बिक्री कर या जीएसटी जो भी लगेगा ना, तो ये आपको हमेशा प्रतिशत में देगा। तो यदि हम लोग मानने के लिए मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जो कि यहाँ पर 100 रुपया में आपने खरीदा, ठीक है, यहाँ पर 100 रुपया में आपने खरीदा, ठीक है, वस्तु को, तो इस पर आप बिक्री कर आपको अलग से देना पड़ेगा भारत सरकार को, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम लोग 10 ही रुपया मान लेते हैं या 8 रुपया ही मान लेते हैं, चलिए 8 रुपया मान लिया। तो यहाँ पर वस्तु की कुल कीमत इतना रहेगा, ठीक है, 100 रुपया कीमत था और यहाँ पर आपको अलग से इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी बिक्री कर लगेगा उसको आपको अलग से देना पड़ेगा, इतना रुपया आपको यहाँ पर 100 रुपया, तो जो भी वस्तु का मूल्य था उसको आपको देना पड़ेगा और प्लस यहाँ पे जो भी धनराशि यहाँ पर रहेगा यह प्रतिशत में देगा। तो प्रश्न जो भी आएगा उसको हम लोग हल करेंगे। मान लेते हैं वस्तु का मूल्य 100 रुपया है तो यहाँ पे 8 रुपया आपको अलग से देना पड़ेगा भारत सरकार को, जो कि आपको जो भी कस्टमर, मतलब यह कस्टमर मतलब ग्राहक को ही देना पड़ता है। जो भी विक्रेता रहता है ना, जो भी दुकानदार रहता है, जो भी विक्रेता रहेगा वो कहेगा ना कि मान लेते हैं कोई वस्तु उसने बेचा, विक्रेता ने ग्राहक को बेचा, तो विक्रेता बोल देगा कि यहाँ पे ये 100 रुपया का तो वस्तु है, साथ साथ आपको इस पर कर अलग से देना पड़ेगा, है ना, जो कि यदि जीएसटी लगा या फिर वैट लगा, मतलब यहाँ पर कोई भी कर है, बिक्री कर लगेगा तो यहाँ पर आपको यह अलग से देना पड़ेगा भारत सरकार को, ठीक है। तो यहाँ पर आप भुगतान कितना करेंगे, यहाँ पे वस्तु का मूल्य था 100 रुपया और 8 रुपया आपने अलग से कर दे दिया, ठीक है, जो कि आपको भुगतान कितना करना पड़ेगा, 108 रुपया का यहाँ पे जो भी रहेगा विक्रेता उसको, मतलब ग्राहक विक्रेता को 108 रुपया चुकाएगा, ठीक है, मतलब इतना भुगतान करेगा। तो सिंपल यहाँ पे इस नियम को भी आप याद में रखेंगे, है ना।
अब चलिए हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया गया है, सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। यहाँ पे दे दिया 1450 रुपया अंकित मूल्य वाला एक जींस है और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य दे दिया 850 रुपया है को खरीदने के लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दे देगा है ना कि जो भी दुकानदार है वह प्रत्येक वस्तु पर बट्टा दे रहा है 10%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खरीदना कितना है, एक जींस है ना, जो कि जिस पर अंकित मूल्य कितना है 1450 रुपया। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि कमीजों की संख्या 2 है, ठीक है, 2 कमीज खरीदना है और प्रत्येक पर अंकित मूल्य कितना है 850 रुपये है ना। तो इसका भी हम लोग 10% ज्ञात कर लेंगे और साथ साथ इसका भी हम लोग 10% ज्ञात कर लेंगे, है। तो हमें पता चल जाएगा कि ग्राहक को कितना बट्टा प्राप्त हुआ है ना। चलिए इसका हमें सिंपल 10% ज्ञात कर लेना है। लिखते हैं एक जींस पर बट्टा, एक जींस पर बट्टा, ठीक है। पहले ज्ञात करते हैं कितना रुपया यहाँ पे छूट मिल रहा है ना जींस पर। चलिए यहाँ पर हो जाएगा जो कि आपको दे देगा एक जींस का मूल्य 1450 रुपये और इस पर कितना मिला है 10% का छूट मिला है। चलिए लिख देते हैं का 10%, इतना ही आपको बट्टा प्राप्त हो रहा है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1450 का मतलब गुणा और यहाँ पे हो जाएगा 10 बटा यहाँ पे हर में 100 हो गया है ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100 होता है, यहाँ पे 10 बटा हमने इसको 100 लिख दिया। चलिए अंश और हर को यदि आप 10 से विभाजित कर देंगे तो एक जीरो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और फिर अंश और हर को विभाजित कर देंगे तो एक जीरो यहाँ पर भी समाप्त हो जाएगा, है ना। आपको प्राप्त कितना हुआ 145 रुपया प्राप्त हुआ है ना। मतलब एक जींस पर बट्टा आपको कितना मिला 145 रुपया का आपको छूट मिल रहा है ना। तो यहाँ पर एक जींस को खरीदने के लिए, जो यहाँ पर जींस है ना, इसको खरीदने के लिए आप कितना रुपया भुगतान करेंगे। अंकित मूल्य तो यह था, आपको पता चलेगा कि जो भी अंकित मूल्य था उसी पर आपको छूट मिल गया है ना 10% का। तो आपको पता चला कि इतना रुपया का बट्टा प्राप्त हो रहा है 145 रुपया का। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1450 रुपया तो अंकित मूल्य था और इतना आपको छूट मिल रहा है जो कि था 145 रुपया, है ना। तो यहाँ पे इसमें से हम लोग आप घटा देंगे ना 145, मतलब 1450 रुपया में से यहाँ पर आप घटा देंगे 145 रुपया, तो आपको पता चल जाएगा कितना रुपया एक जींस को खरीदने के लिए कितना रुपया आपको भुगतान करना है। लिख देते हैं तब जींस को खरीदने की भुगतान राशि, लिख देते हैं अंकित मूल्य जो भी था और उस पर घटा दीजिए जो भी आपको बट्टा प्राप्त हुआ, जो भी आपको छूट मिला, है ना। अंकित मूल्य था 1000, यही था 1450 रुपया था, आपको बट्टा मिला 145 रुपये का। चलिए अंतर कर देते हैं, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचा, इकाई स्थान पर 5 मिला। अब यहाँ पर 4 था, यहाँ पर भी 4 है, 4 में 4 घट गया 0 हो गया, ठीक है। आपको सैकड़े के स्थान पर 0 प्राप्त हुआ, मतलब दहाई के स्थान पर आपको 0 प्राप्त हुआ। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर, यहाँ पे 4 में से घटा देंगे तो 3 मिलेगा 1, ठीक है। इतना रुपया आपको प्राप्त हुआ। मतलब यहाँ पे जो जींस है उसको खरीदने के लिए आपको कितना 1305 रुपया आपको भुगतान करना है, ठीक है। तो एक जींस के लिए हमने ज्ञात कर लिया और यहाँ पे जींस तो एक ही खरीदना था और यहाँ पे कमीजों की संख्या 2 है। तो पहले हम लोग एक कमीज का ज्ञात कर लेते हैं कितना आपको बट्टा मिला है, कितना छूट मिला है ना। अंकित मूल्य कितना है 850 रुपया, है ना। चलिए लिख देते हैं एक कमीज पर बट्टा, ठीक है, जो कि आपको दे दिया गया था 850 रुपया है, ठीक है। इसी पर आपको छूट मिल रहा है का यहाँ पे प्रत्येक जो भी वस्तुएं इस पर 10% का छूट मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका भी आपको 10% छूट मिला हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 850 का के लिए गुणा और यहाँ पे हमने लिख दिया 10 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अंश और 10 से विभाजित तो 10 से भाग देंगे क्योंकि 0 समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी अंश और को 10 से विभाजित कर देंगे, यहाँ पर भी 0 समाप्त हो जाएगा। तो आपको सिंपल कितना ज्ञात हो गया, यहाँ पर आपको 85 रुपया प्राप्त हुआ है ना। जो भी यहाँ पर अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य वस्तु पर 850 रुपया है, लेकिन इसमें से आपको कितना यहाँ पे 85 रुपया कम देना है, इतना छूट आपको प्राप्त हो रहा है ना। लिख देते हैं तब यहाँ पे एक कमीज पर इस प्रकार से लिख देते हैं भुगतान राशि, मतलब कितना रुपया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर अंकित मूल्य है उसमें से आप क्या कर देंगे, ये बट्टा घटा देंगे जो भी आपको छूट प्राप्त हुआ है। तो अंकित मूल्य यहाँ पर है 850 रुपया,
इसमें से आपको कम देना है कितना, 85 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग अंतर कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 10, हासिल लेगा ना, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर बचा 5, ठीक है। इक्कीस स्थान पर यहाँ पर बचा हुआ है 4, 4 में से यहाँ पर 8 नहीं घट पाएगा, एक हासिल दे देगा, यहाँ पर एक हासिल दे देगा, 14 हो जाएगा। 14 में से यदि 8 घटा देंगे तो आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना हुआ है, 7 बचा हुआ है ना, और इतना हो गया रुपया। तो हमने ज्ञात कर दिया कि कमीज पर भुगतान राशि आपको कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर 765 रुपये आपको देना पड़ेगा। और चूंकि आपको कमीज की संख्या 2 खरीदना है ना, तो यहाँ पर इसका दुगुना कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, लिख देते हैं, चूँकि कमीज की संख्या 2, या चलिए इसी प्रकार से लिख देते हैं, 2 है, इसलिए 2 कमीज पर भुगतान राशि, मतलब इसी का दुगुना कर दीजिए, तब आपको 2 कमीज़ों का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे 765 है और यहाँ पे इसका हमने दुगुना कर दिया, तो यहाँ पे 2 5 10 को 0, एक हासिल बना, 2 6 का 12, एक हासिल 13, 13 को 3, एक हासिल बना। यहाँ पे 2 7 है 14, एक हासिल बना 15, ठीक है। इतना रुपया आपको भुगतान करना है। तो यहाँ पर 2 कमीजों का भुगतान इतना रुपया आपको कर देना है, और यहाँ पे एक जीन्स खरीदना था जिसका यहाँ पर हमने मूल्य ज्ञात कर दिया, इस पर आपको भुगतान कर देना है इतना रुपया। यहाँ पे 1305 रुपये, मतलब 1305 रुपये है ना। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों का मान जोड़ देते हैं, लिख देते हैं कुल भुगतान राशि, लिख देते हैं, अतः एक जीन्स तथा 2 कमीज पर भुगतान राशि जो कि हमने ज्ञात किया, जीन्स के लिए यहाँ पर 1305 था, इनको हम लोग जोड़ देते हैं ना। यहाँ पे 1305 और प्लस इसका हमने ज्ञात कर दिया था 1530 रुपया, ठीक है। अब बस इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, इकाई के स्थान पर तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा, और दहाई के स्थान पर आपको 3 और 0 को जोड़ देंगे तो आपको 3 मिलेगा। यह हो गया सैकड़े का स्थान को जोड़ते हैं, यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा, और हज़ार का स्थान पर जोड़ देंगे तो 1 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना यह रुपया रहेगा, ठीक है। ये इतना रुपया है ना, 2835 रुपया। चलिए यहाँ पर राशि बराबर करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक जीन्स तथा 2 कमीज पर भुगतान राशि हमने ज्ञात कर दिया, जो कि आपको प्राप्त हुआ इतना रुपया, 2835 रुपया है, ठीक है। और यही इस प्रश्न का हल है। प्रश्न 2 दे दिया गया, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर बताया कि जब भी कर लगेगा ना, यहाँ पर बिक्री कर लगेगा, यहाँ पर हमने आपको बताया कि तो वह भुगतान कितना करेगा, मतलब वो जितना भी वस्तु खरीदेगा तो उसको तो यह मतलब देना ही होगा, है ना। मतलब 13,000 रुपया तो देगा ही, और साथ साथ यहाँ पर वो बिक्री कर भी देगा। और बिक्री कर इस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे, जो भी वस्तु का आपको मूल्य दे देगा, आप इसका क्या कर देना है, 12% ज्ञात कर लेना है ना। तो यहाँ पर आप बिक्री कर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से दे देगा, सिंपल आप बिक्री कर ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर जो भी क्रय मूल्य रहेगा, है ना, यहाँ पर इसको 13,000 रुपये, तो यहाँ पर टेलीविज़न का मूल्य देना पड़ेगा, साथ साथ बिक्री कर अलग से देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे, 13,000 रुपया इसका मान, और 13,000 का 12% अलग से देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर चुकाना आपको कितना पड़ेगा, यहाँ पर क्रय मूल्य भी देना पड़ेगा, मतलब जो भी वस्तु का मूल्य रहेगा उसको भी देना पड़ेगा, और साथ साथ वस्तु का यहाँ पे 12% भी आपको देना है ना। तो यही इतना ही आपको भुगतान करना पड़ेगा। इन दोनों का राशि हम लोग जोड़ देंगे। लिखते हैं टेलीविज़न पर, यहाँ पर हम लोग पहले बिक्री कर ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं टेलीविज़न पर, यहाँ पे बिक्री, टेलीविज़न पर बिक्री कर रहेगा। चलिए, बिक्री कर हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर देंगे, यहाँ पर जो भी इसका मूल्य है इसी का यहाँ पर आपको देना है 12%। लिख देते हैं टेलीविज़न पर बिक्री कर, यहाँ पे 13,000 रुपये का आपको 12% देना है। चलिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 13,000, ठीक है, गुणते यहाँ पे 12, और प्रतिशत का मान होता है 100, बटा में यहाँ पर हमने 100 लिख दिया। जब अंश और हर राशि को यहाँ पर 100 से विभाजित कर देंगे, 2 जीरो यहाँ समाप्त हो जाएगा, और यहाँ पर हर में से भी 100 समाप्त हो जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पर बचा अंश में, मतलब यहाँ पर बचा हुआ है 130, और यहाँ पर आपको गुणा कर लेना है 12 का। चलिए गुणा कर दीजिए,
यहाँ पे इकाई स्थान पर आप गुणा कर देंगे 12 का, तो 12 का 0 में गुणा कर देंगे तो 0 ही मिलेगा। 12 का 36, 36 को 6 मिला, ठीक है। हासिल आपको 3 बना, तो यहाँ पे 12 एकम 12, और 12 में यदि आप 3 जोड़ देंगे, 12 में 3 जोड़ देंगे तो आपको 15 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यह है रुपए में, ठीक है। टेलीविज़न पर बिक्री कर आपको 1560 रुपये आपको अलग से देना पड़ेगा। 13,000 रुपया तो देना ही पड़ेगा, भुगतान तो करना ही पड़ेगा। जो भी वस्तु का मूल्य है, टेलीविज़न का मूल्य है, उसको देना पड़ेगा, साथ साथ यहाँ पर आपको बिक्री कर अलग से देना पड़ेगा। लिखते हैं भुगतान राशि, भुगतान राशि बराबर लिख देते हैं वस्तु का मूल्य, ठीक है। यह तो आपको देना पड़ेगा, साथ साथ यहाँ पर आपको बिक्री कर भी देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर वस्तु का मूल्य आपको दे देगा, प्रश्न में 13,000 है ना, ये रुपए में 13,000, और प्लस यहाँ पर बिक्री कर हमने ज्ञात किया, जो कि ज्ञात हुआ 1,560 रुपया। चलिए दोनों धनराशियों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर आपको 0 ही मिलेगा, दाएं के स्थान पर आपको 6 मिलेगा, और सैकड़े के स्थान पर आपको 5 मिलेगा। अब यहाँ पे हज़ार के स्थान को जोड़ते हैं, यहाँ पे 3 में 1 जोड़ देंगे तो आपको 4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 1000 के स्थान को हमने जोड़ दिया, और 10,000 के स्थान पर केवल यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर भुगतान राशि कितना है, यहाँ पे आपको 14,000 मिला, 14,560। अतः विनोद को टेलीविज़न खरीदने के लिए यहाँ पे 14,560 रुपये का उसे भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, अतः विनोद को टेलीविज़न खरीदने के लिए 14,560 रुपये का भुगतान करना होगा, ठीक है। यही इस प्रश्न का हल है, विनोद को टेलीविज़न को खरीदने के लिए 14,560 रुपये का भुगतान करना होगा। प्रश्न नंबर 3 दे गए, अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है ना कि यहाँ पर एक जोड़ी यहाँ पे पहिएदार जूते खरीदे गए हैं, जिस पर यहाँ पर छूट कितना मिला हुआ है, 20% उसे छूट मिला हुआ है, और यहाँ पर यह भुगतान की गई राशि है, तो उस पर कितना रुपया लिखा था कि यहाँ पर 20% छूट देने के बाद आपको इतना रुपया भुगतान करना पड़ेगा, है ना। देखिए इसको हम एक बार यहाँ पर बताते हैं, फिर इसको हम लोग हल भी करेंगे। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि उस पर अंकित मूल्य 100 रुपया था, है ना। मान लेते हैं जो भी जूता था, यहाँ पर जूता का मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 रुपया था, उस पर अंकित किया गया था, है ना। जूते पर इतना रुपया लिखा था, तो यहाँ पे अंकित मूल्य में से हमें छूट घटाना रहता है ना, तब वहीं भुगतान करना रहता है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं अंकित मूल्य जो भी रहेगा, और उसमें से बट्टा घट जाता है ना, छूट घट जाता है, वहीं आपको भुगतान करना रहता है ना। भुगतान रहेगा भुगतान राशि, हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपया था, अंकित मूल्य 100 रुपया था, इसमें से आपने बट्टा घटा दिया, है ना। यक्स का आपने कहा मतलब हम लोग गुणा कर देंगे, और यहाँ पर 20% का इसको छूट मिला था, है ना, यहाँ पे 20%, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर भुगतान की गई राशि था यहाँ पे 1,600 रुपया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका समीकरण बनेगा, है ना। देखिए आपको यहाँ पर भी हमने बताया, यहाँ पर बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य, और ऋण यहाँ पे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वही होता है, विक्रय मूल्य का यहाँ पर मतलब है ना कि भुगतान की गई राशि, ग्राहक ने कितने रुपए भुगतान किया। अब यहाँ पर देखिए आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो अंकित मूल्य के लिए आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य यहाँ पे ऋण में है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो धन में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बराबर को उधर पक्षांतर करेंगे धन में हो जाएगा, और यहाँ पर बट्टा धन में, बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ऋण में हो जाएगा, ठीक है। अंकित मूल्य ऋण यहाँ पर बट्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे धन में बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ऋण में हो जाएगा, अंकित मूल्य ऋण बट्टा, और बराबर यहाँ पर बराबर की तरह हो जाएगा विक्रय मूल्य, या फिर उससे समझ सकते हैं कि ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, अंकित मूल्य जो भी था उसमें जो भी उसको छूट मिला घटा देंगे, और वही हो जाएगा भुगतान की गई राशि, ग्राहक ने कितना रुपया दिया। समीकरण को हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। चलिए हम लिख देते हैं, लिखते हैं, माना एक जोड़ी स्केट्स पर अंकित मूल्य
यहाँ से लिख देते हैं यक्स रुपया है, हमने मान लिया। समीकरण को बनाते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार, और यहाँ पर हम नियम लिख देते हैं, फार्मूला लिख देते हैं, है ना। अंकित मूल्य ऋण बट्टा अंकित मूल्य में से बट्टा घटाने पर जो भी आपको छूट घटा देंगे तो वही भुगतान राशि आपको प्राप्त हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पे भुगतान राशि, है ना। अंकित मूल्य हमने माना है 100 रुपया, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल यक्स रख देते हैं, और ऋण और बट्टा आपको प्रश्न में ही दे दिया गया था कि यहाँ पर आपको 20% था, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऋण यक्स का 20%, ठीक है 20%, और भुगतान राशि भी आपको दे दिया गया था कितना, 1600 रुपये है, ठीक है। यदि रुपये में करके लिखना रहेगा तो एक बार लिख देते हैं, यहाँ पर रुपये में करके लिख दिया 1600, और यहाँ पर जो भी यक्स भी है ये भी रुपये में है, सब यहाँ पर रुपये में ही राशि है, यहाँ पर ये भी रुपया है, यह भी रुपया है, यहाँ पे समान राशियों को जोड़ा घटाया जाता है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं यक्स ऋण यक्स, और का के लिए यहाँ पर हमने लिख दिया, के लिए हमने लिख दिया गुणा, और 20, और प्रतिशत के लिए बटा में यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, बराबर किधर 1600 है, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसको और हल करते हैं। यहाँ पे यक्स ऋण, अब यहाँ पे अंश और हर ना 20 से विभाजित है ना, 20 5 100 होता है, तो यहाँ पे यक्स बटा अंश और हर को आप 20 से विभाजित कर देंगे, 20 से कम 20, और 20 5 100, ठीक है। 5 बार में पूरी तरह से हर विभाजित हो जाएगा, तो यक्स बटा आपको 5 प्राप्त हो जाएगा, बराबर किधर 1600, है ना। यहाँ पर लसल ले लीजिए, या फिर हर को समान करने के लिए अंश और हर 5 से यहाँ पर गुणा भी कर सकते हैं। चलिए 5 पे हम लोग 5 से अंश और हर को गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे समान रूप से आप कोई भी राशि में आप समान रूप से गुणा भाग कर सकते हैं ना, शून्य को छोड़कर। यहाँ पर हर को बराबर करने के लिए हमने अंश और हर में 5 से गुणा भाग कर दिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आप लघुत्तम समापवर्त ले लेंगे, यहाँ पर लसा 5 हो जाएगा, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि हर समान हो गया तो अंश में क्या कर दीजिए, यदि प्लस है तो जोड़ दीजिए, माइनस है तो घटा दीजिए। तो यहाँ पर हर समान है, यहाँ पर हो जाएगा 5 यक्स, यहाँ पे ऋण यक्स बराबर ये 1600 है, 1000 यहाँ पे 600 हो गया। यहाँ पे 5 यक्स में से आप यहाँ पे 1 यक्स घटा देंगे तो आपको मिलेगा सिंपल 4 यक्स, और यहाँ पे जो हर में 5 है बराबर को उधर हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पे हर में बराबर को उधर अंश में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 1600, और गुणते यहाँ पर 5 हो गया, है ना। अब यहाँ पे 4 जो गुणा में है ना, यक्स के गुणे में यक्स का हमको हमें वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ पे गुणा में बराबर को उधर हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पे यक्स बराबर यहाँ पे 1600 गुणते 5 है, और हर में हमने यहाँ पर 4 कर दिया, 4 चौका 16, 4 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यक्स बराबर 4 चौका 16, तो 400, अभी 5 से गुणा करना बाकी है। यक्स बराबर यह रुपये में है, 4 5 20 हो जाएगा, और 2 जीरो, यहाँ पर आपको यक्स का वैल्यू 2000 रुपया प्राप्त हुआ, ठीक। यहाँ पर यक्स का वैल्यू आपको 2000 रुपया प्राप्त हुआ, और यक्स हमने माना क्या था, एक जोड़ी स्केट्स पर अंकित मूल्य, है ना, जो कि आपको यहाँ पर 2000 प्राप्त हुआ। लिख देते हैं अतः एक जोड़ी स्केट्स पर अंकित मूल्य 2000 रुपये है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 भी इस प्रकार से हल हो गया। प्रश्न 4 दिया हुआ है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 में खरीदा, वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुल यहाँ पे भुगतान की गई राशि 5400 रुपये है, और इस भुगतान की गई राशि में ना यहाँ पर वैट भी सम्मिलित है। देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, देखिए भुगतान की गई राशि आपको दे देगा 5400 रुपये, तो यहाँ पर जो भी वस्तु रहा होगा, वस्तु का जो भी वास्तविक मूल्य रहा होगा ना, तो वस्तु का आपको क्रय मूल्य तो देना पड़े, मतलब जितना का वस्तु का रेट था वो तो आपको देना ही पड़ा, वस्तु का दाम, और साथ साथ आपको यहाँ पे बिक्री कर भी लगा हुआ है ना, जिसे यहाँ पर वैट कहते हैं ना, यहाँ पर वैट लगा हुआ है, और जो कि यहाँ पर 8% लगा हुआ है। तो क्रय मूल्य जो भी है यहाँ पर, इसमें जो भी क्रय मूल्य, या फिर ये समझ लीजिए कि जो भी उसका वास्तविक मान रहा होगा उसी का 8% लगा हुआ है, ठीक है, उसी का यहाँ पे 8%, और भुगतान की गई राशि यह वाला मान आपको दे दिया गया है 500, यहाँ पे रुपये का चिन्ह रहेगा, 5000 है, 5400 रुपये इसने भुगतान किया हुआ है। तो इसको हम लोग मान लेंगे यक्स, और प्लस यह हो जाएगा यक्स का यह 8%, ठीक है, यही है ना, यह यक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, वस्तु का जो भी मूल्य था उसको तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ साथ उसका आपने 8% अधिक उसको पे किया हुआ है ना, मतलब दिया हुआ है यहाँ पे बिक्री कर, ठीक है। और कुल मिलाकर आपने भुगतान कितना किया हुआ है 5400 का, है ना। तो इसी प्रकार से आपका समीकरण इस प्रकार से बनेगा, और हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, यक्स का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। लिख देते हैं, माना हेयर ड्रायर है का
मूल्य लिख देते हैं, वैट जोड़ने से पहले कोष्टक में, यहाँ पे वैट जोड़ने से पहले मूल्य यहाँ पर हम मान लेते हैं यक्स, हेयर ड्रायर का मूल्य यक्स रुपये है। ठीक है, हमने मान लिया सिंपल यक्स। अब हम लोग समीकरण बनाते हैं, लिख देते हैं प्रश्नानुसार फिलहाल में हम लोग फार्मूला लिखते हैं हेयर या जो भी रहेगा वस्तु का मूल्य, यहाँ फिलहाल में हेयर ड्रायर है, हम लोग लिखते हैं हेयर ड्रायर का मूल्य, लिखते हैं हेयर ड्रायर का मूल्य और प्लस यहाँ पे वैट है ना, जो कि कर लगा हुआ है, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा भुगतान राशि। ठीक है, हेयर ड्रायर का मूल्य यहाँ पर दे दिया गया था यक्स रुपया, हमने माना हुआ है इसको, और प्लस वैट जो यहाँ पे कर आपने दिया हुआ है ना, हेयर ड्रायर का मूल्य यक्स रुपया होगा, और वैट उस पर जो कर लगा इसी पर यहाँ पे 8% का लगा हुआ है ना, यक्स का यहाँ पे 8% यहाँ पे कर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का योग करके ही आपको भुगतान किया गया है ना, और जो कि आपको दे देगा रुपये में 5,400 रुपये का यहाँ इसने भुगतान किया हुआ है, या कुल मिलाकर खरीदा हुआ है ना। खरीदने के लिए यहाँ पर जो भी हेयर ड्रायर का मूल्य था, यहाँ पे वैट कर जोड़ने के पहले, बिक्री कर जोड़ने से पहले जो मूल्य था उसको भी देना पड़ेगा, साथ साथ जो भी मूल्य था उसका 8% आपको अधिक देना पड़ा है ना, इसका 8% आपने दिया, और यहाँ पर ये आपका भुगतान राशि जो कि आपको प्रश्न में दिया गया था 5,400। चलिए बस इसको हम लोग सिंपल हल करते हैं, यक्स हो गया यक्स और प्लस यक्स का के लिए गुणा और 8 और प्रतिशत का मतलब होता है हर में 100 हो गया। ठीक है, और बराबर के इधर यहाँ पे, चलिए यहाँ पर सब रुपए में, बस इसको हम लोग यहाँ पे इसको हल करके यक्स का वैल्यू हमें सिंपल ज्ञात करना है। लिख देते हैं यक्स प्लस यक्स, अंश और वाली राशि ना 4 से विभाजित है, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ पर भी हर में भी 4 दूना 8 हो गया, 10 में से 8 घटा देंगे 2 बचेगा और 0, 4 5 20। ठीक है, 4 5 20 हो गया, इतना हो गया। अब बराबर के इधर 5,400। अब यहाँ पर हम लोग हर को बराबर करते हैं, यहाँ पर हम लोग चाहें तो अंश और हर में हम लोग 25 से गुणा कर सकते हैं ना, चलिए हम लोग 25 से गुणा ही कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए एक बार फिलहाल में इसको लिख देते हैं, यहाँ पर 2/25 को हम लोग पहले लिख देते हैं, और इंटू यक्स है बराबर 5,400 है। अब यहाँ पे हर को बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, अंश और हर में 25 से हम लोग गुणा भाग कर देते हैं। अब यहाँ पे हर सेम हो गया, हर सेम हो गया, तो उसको हम लोग सिंपल नोट कर देते हैं 25। अब अंश में यहाँ पर क्या बचा हुआ है 25 यक्स, और प्लस यहाँ पे 2 यक्स बचा हुआ है, और बराबर किधर 5,400 है ना। अब यहाँ पर 25 में यहाँ पर 2 यक्स जोड़ देंगे तो आपको हर अंश में मिलेगा 27 यक्स, और जो यहाँ पर हर में 25 से बराबर उधर 95 कर दीजिए, अंश में चला जाएगा 5,400 और गुणते 25 हो गया है ना। अब यहाँ पर जो 27 हर में है बराबर को उधर 95 कर देंगे, यहाँ पे गुणे में बराबर को उधर 95 कर देंगे, हर में चला जाएगा भागा में, यक्स बराबर 5,400 गुणते यहाँ पर 25 है, यहाँ पे गुणे में 27 था, यहाँ पे हर में आ गया। अब इसको और हम लोग हल करते हैं, यक्स बराबर 27 दूना 54 होता है ना, यहाँ वाली राशि मतलब 27 दूना 54, ये 2 बार में पूरे 10 विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर 200 मिलेगा आपको अंश में, और गुणते यहाँ पर 25 है, यहाँ पे 25 दूना होता है 50। ठीक है, यहाँ पे रुपये ही में आपको प्राप्त होगा, 25 दूना आपको मिलेगा 50, और 2 जीरो तो पहले से ही है, यहाँ पर यक्स का वैल्यू आपको 5,000 प्राप्त हुआ है ना। जब आपने भुगतान किया तो यहाँ पर वस्तु का मूल्य था जो कि वैट जोड़ने से पहले इसको भी आपने भुगतान किया हुआ है, और प्लस यहाँ पर आपने 8% वैट भी यहाँ पे कर भी भुगतान किया हुआ है ना, जो कि आपको 400 रुपये आएगा, और यहाँ पे इसका वैल्यू और प्लस 400 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर भुगतान राशि आपको प्राप्त हो जाएगा 5,400 है ना। अतः यहाँ पर हम लोग नीचे लिख भी देते हैं, अतः हेयर ड्रायर का मूल्य वैट जोड़ने से पहले 5,000 रुपये था कर दीजिए, या है। हेयर ड्रायर का मूल्य वैट जोड़ने से पहले 5,000 रुपया है। ठीक है, और यही इस प्रश्न का हल है। प्रश्न नंबर 5 दे दिया गया है, कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद यहाँ पे 1,239 रुपये में खरीदी गई, GST जोड़ने से पहले वो उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पे उस वस्तु का मूल्य GST जोड़ने से पहले क्या था, तो देखिए इसके लिए भी सिंपल भी यही फार्मूला हो जाएगा, है ना, यही वाला फार्मूला लगेगा। लोग मान लेंगे कि GST जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, और यक्स का यहाँ पर
18% लगा हुआ है ना, यक्स का यहाँ पर 18%, बिक्री कर भी आपको लगा हुआ है, जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। यक्स का यहाँ पर 18% हो जाएगा और इन दोनों का योगफल यही भुगतान की गई राशि है, जो कि यहाँ पर 1239 रुपये में खरीदे गए हैं ना। तो चलिए सिंपल हम लोग इसको भी हल करते हैं। लिखते हैं, माना जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य यक्स रुपया, चलिए रुपये का चिन्ह बना देते हैं, यक्स रुपया है, ठीक है। अब लिख देते हैं प्रश्नानुसार, हम लोग समीकरण बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वस्तु का मूल्य रहेगा। जब आप भुगतान करेंगे तो वस्तु का मूल्य भी दिए होंगे और साथ साथ आपने उस पर जीएसटी भी दिया है ना, लिख देते हैं यहाँ पे जीएसटी, ठीक है। जीएसटी भी आपने दिया और बराबर यहाँ पर हो जाएगा भुगतान राशि है, और बराबर हो जाएगा भुगतान राशि जितने में आपने वस्तु को खरीदा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं भुगतान राशि है ना, जो कि आपको यहीं दे दिया गया। जो यहाँ पर वस्तु का मूल्य था और यहाँ पे जीएसटी को सम्मिलित करके यहाँ पे वस्तु कितना 1239 रुपये में खरीदी गई। तो यहाँ पे वस्तु का मूल्य हमने माना है कि यक्स रुपये है और प्लस इस पर आपको जीएसटी लगा है कितना 18%, लिख देते हैं यक्स का यहाँ पे 18% जीएसटी लगा हुआ है ना, और बराबर भुगतान की गई राशि, मतलब यहाँ पर जो भी वस्तु था उसमें यहाँ पर जीएसटी जोड़कर उसके बाद में कितना रुपया देना पड़ा था 1239 रुपये, यही भुगतान की गई राशि है। इतना ही हम लोग लिख देते हैं 1239 रुपये। आप चाहें तो रुपये बना कर लिख सकते हैं, बाकी सब यहाँ पे रुपया ही है, ठीक है। ये भी रुपया है, यहाँ पर ये भी रुपये में ही है ना। बाकी इसको हम लोग को हल कर लेना है। लिख देते हैं यक्स प्लस, यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस यक्स का के लिए गुणा 18%, मतलब 18 बटा यहाँ पर हो गया 100, ठीक है। 18% का मान होता है बटा 100। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे 1239 रुपये है। यहाँ पर अंश और 2 से विभाजित थे, हम लोग 2 से भाग दे लेते हैं। यक्स प्लस अंश और को 2 से भाग देंगे ना, यक्स गुणते यहाँ पे 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से विभाजित कर देंगे, 2 5 10, 50 आपको प्राप्त हो जाएगा। बराबर की उधर 1239 है। अब बस यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त हम लोग लसा ले लेते हैं, यहाँ पर हर को समान करते हैं। यहाँ पर हम लोग चलिए 50 से, यहाँ पर हर 50 है तो यहाँ पर भी हम लोग अंश और में 50 से हम लोग गुणा भाग कर देते हैं ना, ताकि हर समान हो जाए। चलिए यहाँ पर लसा हो जाएगा सेम 50 हो जाएगा। जब हर समान रहे तो अंश को सिंपल जोड़ दीजिए, प्लस रहे तो जोड़ दीजिए, माइनस रहे तो घटा दीजिए। यहाँ पर है 50 यक्स और प्लस, और यहाँ पे 9 यक्स है और बराबर की उधर 1239 है ना। अब यहाँ पे जो यहाँ पे हर में है बराबर उधर 75 कर देते हैं, अंश में हो जाएगा, और यहाँ पे 50 में 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 59 हो जाएगा। 59 यक्स बराबर 1239, 50 यहाँ पे हर में बराबर उधर 75 कर देंगे, अंश में चला जाएगा। अब यहाँ पे गुणे में बराबर उधर 75 करके यक्स का हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। 1239 गुणते 50 है और हर में 59 आ गया है ना। चलिए इसमें हम लोग भाग दे लेते हैं, ये भाग चला जाएगा इसमें। यहाँ पे 12,000 मतलब 1239 है और भाग देना है 59 से। तो यहाँ पर 60 के बराबर है तो यहाँ पर 2 बार तो भाग चला जाएगा, ठीक है। 2 बार भाग चला जाएगा तो यहाँ पे 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 18 को 8 हासिल एक लगा, यहाँ पे 2 5 10 1 11 है ना, अंतर कर देते हैं। यहाँ से एक हासिल देगा, यहाँ से एक हासिल देगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 8 घटा देंगे तो 5 बचेगा है ना। यहाँ पर 1 बचा, 1 में 1 से घटकर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 में से घटकर 0 हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे 123 में से 118 घटा देंगे तो आपको 5 बचेगा, और यहाँ पर 9, और यहाँ पे 59 ही है और यहाँ पर भी 59, तो एक ही बार भाग ले जाएंगे। 59 में 59 घट के शेषफल 0 हो गया। भागफल आपको यहीं प्राप्त हुआ 21 है ना। यहाँ पर जब हमने 1239 में 59 से भाग दे दिया ना तो हमें प्राप्त हुआ 21, और यहाँ पे गुणते 50 है और इनका गुणा कर देते हैं इकाई स्थान पर, मतलब यहाँ पर तो 0 रहेगा, ठीक है। फिलहाल में एक 0 है तो यहाँ पर 0 रहेगा, और यहाँ पर हम लोग 5 का इसमें गुणा कर देते हैं ना, तो 5 का 1 में गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा है ना। तो यही प्राप्त हो गया। यहाँ पे 1000 आपको 50 प्राप्त हो रहा है, जो कि यह रहेगा रुपए में है ना। वस्तु का मूल्य 1050 रुपये था, यहाँ पर 1050 रुपये प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब रख देंगे यहाँ पर मान, और उसी का 18% ज्ञात कर लेंगे जो कि जीएसटी उसने दिया था। तो इन दोनों का योगफल कर देंगे तो फिर आपको यही योगफल प्राप्त हो जाएगा, 1239 ही प्राप्त होगा है ना। यहाँ पे चलिए इससे रुपये का चिन्ह बनाना है, हम लोग रुपये का चिन्ह बना देते हैं है ना, बराबर करके लिख देते हैं। यहाँ पे 1050 रुपये है
अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य इतना रुपया था, रुपये का चिन्ह 1050 रुपया था, लिख दीजिए, यह है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में कुल 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।